नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीएस में इंडियन पॉलिटी हमने स्टार्ट किया था और इंडियन पॉलिटी में टॉपिक शुरू किया गया था भारत का संवैधानिक विकास। उसी टॉपिक को हम इस वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये जो हम लोग स्तर लेकर के चल रहे हैं जीएस में, यूपीएससी स्तर है और इसमें यूपीएससी के प्री में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें तो मदद मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप इसके मेंस के भी प्रश्नों को उठा करके देखेंगे तो भी मदद मिलेगी। और कुछ ही दिनों बाद हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे और लाइव क्लास जो होगी उसमें वनडे एग्ज़ाम का अलग बैच चलाएंगे हम लोग और सिविल सर्विसेज का अलग बैच चलाएंगे। इसीलिए जो वनडे एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं उनको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और संवैधानिक विकास ये जो टॉपिक हमने शुरू किया था इसमें कुछ हम लोग पढ़ चुके थे, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बाद 1781 का अमेंडमेंट एक्ट, इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब आज इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे 1786 का एक्ट, 1793 का प्रथम चार्टर एक्ट, 1813 का दूसरा चार्टर एक्ट और 1833 का तीसरा चार्टर एक्ट। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1786 के अधिनियम या एक्ट के बारे में। ये जो एक्ट या अधिनियम ब्रिटिश संसद में पास हुआ था ये केवल कॉर्नवालिस के लिए लाया गया था। देखिए उस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य भारत में स्थापित हो चुका था, काफी बड़े हिस्से में स्थापित हो चुका था और भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतरीन बनाने की जरूरत थी और लॉर्ड कॉर्नवालिस ब्रिटेन के लिए उसके अलग अलग उपनिवेशों में एक अच्छे प्रशासक के रूप में काम कर चुका था। इसलिए ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर के भारत जाए, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष दो शर्तें रखी। पहली शर्त ये रखी कि मुझे भारत में गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ इन दोनों की पावर चाहिए। अभी तक गवर्नर जनरल अलग होता था, कमांडर इन चीफ या मुख्य सेनापति अलग होता था और इन दोनों के बीच टकराव जैसी स्थितियां भी बन जाती थी। इसीलिए कॉर्नवालिस ये चाहता था कि कोई टकराव ना हो, इसीलिए दोनों पावर की उसने मांग की। दूसरी बात उसने शर्त ये रखी कि मुझे वीटो पावर चाहिए। कौन से मामले में? मैंने आपको बताया था कि गवर्नर जनरल और जो उसकी कार्यकारिणी परिषद थी इसके मध्य विवाद जैसी स्थितियां बनी रहती थी। अगर बहुमत से निर्णय नहीं हो पाया तो गवर्नर जनरल अपने काम को नहीं कर सकता था और लॉर्ड कॉर्नवालिस ये चाहता था कि मेरे काम में कोई भी बाधा ना पैदा हो और इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि मुझे वीटो पावर चाहिए। अब देखिए यहाँ पर फायदा क्या होगा वीटो पावर का। अब बहुमत नहीं है
या ऐसे कहा जाए कि बहुमत ने रिजेक्ट कर दिया गवर्नर जनरल के किसी प्रस्ताव को, तो गवर्नर जनरल उस प्रस्ताव के खिलाफ अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके अपनी बात को मनवा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो 1786 का अधिनियम है, ये गवर्नर जनरल की शर्तों को कॉर्नवालिस की शर्तों को मानने के लिए लाया गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें केवल वही बातें होंगी जो कॉर्नवालिस ने रखी थी। तो इसमें पहली बात क्या रखी गई कि जो गवर्नर जनरल है इसको मुख्य सेनापति, कमांडर इन चीफ, मुख्य सेनापति की शक्तियां भी दे दी गई। दूसरा, गवर्नर जनरल को वीटो पावर दे दिया गया। अच्छा, यहां पे हम गवर्नर जनरल की जगह पे अगर हम कहें कॉर्नवालिस तो ये ज्यादा सही होगा, क्योंकि ये बातें सभी के लिए नहीं थी, केवल कॉर्नवालिस के लिए थी। ठीक है, को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां दी गई और इसे वीटो पावर दे दिया गया। ठीक है, तो 1786 के अधिनियम में केवल यही होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगला जो अधिनियम ब्रिटिश संसद में पास हुआ वो कौन सा था, तो वो था आपका 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 के चार्टर एक्ट की क्या क्या विशेषताएं हैं, एक एक करके हम लोग इनको समझ लेते हैं। सबसे पहली विशेषता इसकी है कि इसमें ये प्रथम चार्टर एक्ट था। जितने भी चार्टर एक्ट जारी किए गए उस दिशा में प्रथम चार्टर एक्ट था। चार्टर भी आपको बता देते हैं क्या होता है। ये शासनादेश होता है जो किसी को अधिकार के रूप में दिया जाता है, ऐसे कह सकते हैं अधिकार पत्र होता है जो शासन की तरफ से जारी किया जाता है किसी के लिए। तो यह अधिकार पत्र था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जिसे ब्रिटिश सरकार ने जारी किया था। ठीक, दूसरी बात इसमें कि जो कंपनी के अधिकार हैं, कंपनी के अधिकार की बात करें तो अधिकार दो तरीके के थे भारत में, व्यापारिक तथा प्रशासनिक, को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। देखिए, पहले भी बता चुका हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी। इसका मकसद भारत में व्यापार करना भी था, तो व्यापारिक जिम्मेदारी तो उसके साथ ही थी, उसे भारत की शासन व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था को भी संभालना था। तो ये दोनों अधिकार अगले कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए। ठीक है, तीसरी बात यहां पे देखिए, गवर्नर जनरल को वीटो पावर दे दिया गया। देखिए, 1786 के अधिनियम से जो गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया था वो केवल कॉर्नवालिस के लिए था, आगे किसी गवर्नर के लिए नहीं था। लेकिन 1793 के एक्ट से क्या किया गया, वो वीटो पावर जो कॉर्नवालिस को दिया गया, कहा गया कि आगे दूसरे भी जो गवर्नर जनरल होंगे वो भी उनका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चौथी बात इसमें हम लोग बात करें, जो मुख्य सेनापति होगा अर्थात
कमांडर इन चीफ, मुख्य सेनापति, कमांडर इन चीफ स्वतः कार्यकारिणी परिषद या एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य नहीं होगा। देखिए इससे पहले क्या था कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, कार्यकारिणी परिषद, उसमें कमांडर इन चीफ जो भी भारत का होगा वो अपने आप परिषद का सदस्य होता था। लेकिन अब क्या कहा गया कि अपने आप नहीं होगा, जब उसको परिषद में सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा तभी वो सदस्य माना जाएगा। ठीक है। और एक बात यहां पे भी मैंने क्या बताया, कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल के साथ साथ मुख्य सेनापति की भी पावर दे दी गई थी। लेकिन 1793 के एक्ट से क्या कहा गया कि आगे के जो गवर्नर जनरल होंगे उनके पास मुख्य सेनापति की पावर नहीं होगी। ठीक है। तो अगली विशेषता ये आपकी। फिर अगली बात हम यहां पे करें, इसमें कहा गया कि जो गवर्नर जनरल होगा यदि कभी बंगाल से बाहर होगा, बंगाल से बाहर होगा, तब क्या करेगा वो, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, कार्यकारिणी परिषद है, उसके असैनिक सदस्य को उप प्रधान नियुक्त करेगा। ठीक है। देखिए गवर्नर जनरल बंगाल में रह करके काम करता था। इसमें कहा गया कि कभी अगर वो बंगाल से बाहर जाता है तो जो कार्यकारिणी परिषद है उसके असैनिक सदस्य, कमांडर इन चीफ को नहीं, असैनिक सदस्य को उप प्रधान के रूप में नियुक्त करेगा। ठीक है। और एक बात कहा गया कि जब ये भारत से बाहर होगा, बंगाल से बाहर होगा, तब ये कोई आदेश जारी कर सकता है, आदेश जारी कर सकता है। और इसकी पावर क्या होगी, शक्ति क्या होगी इसकी, वही जो सपरिषद गवर्नर जनरल के द्वारा लिए गए निर्णय की होती है। इसका मतलब कि किसी भी मामले में बाहर से ही अगर आदेश जारी कर दे तो उसे इस आधार पर अमान्य नहीं ठहराया जाएगा कि परिषद में वो पास नहीं हो। उस आदेश की पावर वही होगी जो उसकी कार्यकारिणी परिषद और गवर्नर जनरल मिलकर के लेते थे। ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आया कि गवर्नर जनरल जब बंगाल से बाहर होगा तो वो कार्यकारिणी परिषद के किसी असैनिक सदस्य को प्रधान नियुक्त करेगा। दूसरी बात, जब वो बंगाल से बाहर होगा तो जो भी आदेश जारी करेगा उसकी पावर वही होगी जो सब परिषद गवर्नर जनरल द्वारा लिए गए निर्णय की होती थी। ठीक है। एक और अगली बात इसमें कहा गया कि जब ये जो गवर्नर जनरल है ये आपका बंबई में होगा या ये मद्रास में होगा, बंबई या मद्रास में जब होगा तब वो बंबई या मद्रास के गवर्नर की शक्तियों को ओवरराइड करेगा। ओवरराइड का मतलब कि बंबई या मद्रास में जब गवर्नर जनरल होगा तब अगर वो कोई आदेश जारी करता है और वो आदेश बंबई या मद्रास के गवर्नर के द्वारा बनाए गए नियम के विरुद्ध है तो भी वो वैध माना जाएगा, अर्थात उस नियम को वो ओवरराइड करेगा उसका आदेश। ठीक है। तो ये पॉइंट मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कि बंगाल में होगा तो असैनिक सदस्य को उप प्रधान कार्यकारिणी परिषद, बंगाल के बाहर होगा
तो बंबई और मद्रास की गवर्नर की शक्तियों को ओवरराइड करेगा, ठीक है। और जब बंगाल के बाहर होगा, अगर कोई आदेश देता है तो उस आदेश की पावर वही होगी जो सपरिषद गवर्नर जनरल के द्वारा लिए गए निर्णय की होती है, ठीक। और एक और महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया, और वो महत्वपूर्ण डिसीजन क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीओसी, इनका वेतन भारत के कोष से मिलेगा। इसका मतलब कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारी होंगे काम तो करेंगे ब्रिटेन में, लेकिन उनको वेतन कहां से दिया जाएगा? भारत का जो कोष होगा वहां से उनको वेतन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये 1793 के चार्टर एक्ट की विशेषताएं हैं। अब इसी दिशा में हम अगले चार्टर एक्ट के बारे में जानेंगे, 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और इस चार्टर एक्ट के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में समझने के लिए हमें उस समय की ब्रिटेन की परिस्थितियों के बारे में समझना जरूरी है। तो पहले परिस्थितियां क्या थी चार्टर एक्ट 1813 लाने के लिए, और क्या प्रभाव था चार्टर एक्ट 1813 का, ठीक। सबसे पहले हम लोग बात करें 1813 के आसपास तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो साम्राज्य था उसका विस्तार बहुत अधिक हो चुका था, और विस्तार अधिक हो जाने के कारण ब्रिटेन की जो अधिकांश जनता है उसका मानना यह था कि दायित्व इतने अधिक बढ़ गए ईस्ट इंडिया कंपनी के कि राजनैतिक कामों और व्यापारिक कामों दोनों को संभालना उसके लिए मुश्किल है। तो ये था कि उसके जो प्रशासनिक काम हैं, भाई व्यापारिक काम करते रहने दिया जाए ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन प्रशासनिक काम समाप्त कर दिए जाए, यानी प्रशासनिक कामों से संबंधित अधिकारों को समाप्त कर दिए जाए। तो उस समय ब्रिटेन की जनता में मांग क्या उठी थी कि अधिकारों को समाप्त करने की मांग उठी, ठीक, यानी कि अब चार्टर एक्ट उसके लिए ना जारी किया जाए। दूसरी बात, उस समय ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का बहुत अधिक विरोध हो रहा था, और उस व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति की बात की जा रही थी। व्यापारिक एकाधिकार का मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ व्यापार कर पा रही थी, जबकि वहां पर अन्य व्यापारियों ने सरकार पर दबाव बनाया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इन अधिकारों को समाप्त किया जाना चाहिए और अन्य सभी लोगों को भी भारत के साथ व्यापार का अधिकार देना चाहिए। अच्छा, एकाधिकार की समाप्ति की जो मांग उठी उसके पीछे दो सिद्धांत काम कर रहे थे ब्रिटेन में। पहला क्या है? यथेच्छाचारिता का सिद्धांत, लेजर्स फेयर थ्योरी। ये लेजर्स फेयर ये फ्रेंच भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है करने दो, यानी जो मन करे वो करने दो। और ये सिद्धांत विशेष तौर पर बात करता है आर्थिक गतिविधियों को लेकर के, कि आर्थिक गतिविधियों में जो व्यक्ति जो करना चाहता है करे, सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सरकार का हस्तक्षेप केवल व्यवस्था बनाए रखने तक होनी चाहिए, कानून व्यवस्था संभालने तक होनी चाहिए। बाकी आर्थिक गतिविधियों में प्राइवेट सेक्टर को जो भी करना है वो करे, ठीक है। तो बात अब व्यापार की, व्यापारिक आर्थिक गतिविधि है। तो ये था कि जो सरकार चार्टर जारी कर करके व्यापारिक एकाधिकार दे रही है ईस्ट इंडिया कंपनी को, सरकार हट जाना चाहिए, जिसको व्यापार करना है वो व्यापार करे। तो उस समय तक ब्रिटेन में लेजर्स फेयर
थ्योरी ये बहुत अधिक लोकप्रिय हो चुकी थी और जिसका परिणाम हमें देखने को मिलता है कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करने की मांग ब्रिटेन में उठी। दूसरा और एक बात है, महाद्वीपीय व्यवस्था। विश्व इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से इसके बारे में जानेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं, नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था को शुरू किया था और यह व्यवस्था ब्रिटेन के खिलाफ थी। लेकिन नेपोलियन अपने समय का एक ऐसा व्यक्ति था जिसका लगभग संपूर्ण यूरोप पर प्रभाव था। यूरोप के ज्यादातर हिस्सों को उसने जीता था, लेकिन ब्रिटेन के खिलाफ लगातार प्रयास करने के बावजूद भी वो ब्रिटेन को जीत नहीं सका था, उसे अपने प्रभाव में नहीं ला सका था। और उसका बड़ा कारण ये था कि जब आप विश्व का जो मैप है उसमें देखेंगे, उसमें ब्रिटेन पूरे यूरोप की मुख्य भूमि से कटा हुआ है। अब अगर ब्रिटेन पर दबाव बनाना है, उसको अपने अधिकार में लाना है, तो हमें जरूरत थी, यानी नेपोलियन को जरूरत थी उस समय एक अच्छी नौसेना होनी चाहिए थी, लेकिन नौसेना थी नहीं, इसलिए वो जीत नहीं पाया। अब उसने उसका एक जुगाड़ निकाला। जुगाड़ ये था कि आर्थिक दबाव बनाया जाए और आर्थिक रूप से इतना कमजोर कर दिया जाए कि वो स्वयं अधीनता स्वीकार कर ले नेपोलियन की। आप आम जीवन में भी लोग देखते हैं आप लोग कि जो व्यक्ति किसी से सीधे नहीं जीत सकता है तो वो दूसरे व्यक्ति को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। वही काम नेपोलियन ने भी किया। इसने क्या किया कि यूरोप के जिन जिन देशों पर इसका प्रभाव था उन सब देशों से बोला कि आप ब्रिटेन से व्यापार नहीं कर सकते हैं, और यूरोप के जिन देशों पर प्रभाव नहीं था उन पर भी इनडायरेक्टली दबाव बनाया कि आप ब्रिटेन के साथ व्यापार ना करें। अब अगर ब्रिटेन के साथ व्यापार बंद हो जाएगा तो ब्रिटेन आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर हो जाएगा और फिर उसे नेपोलियन की शरण में आना पड़ेगा। ठीक, तो ये व्यवस्था इसने लागू भी करी और व्यापार पर इंग्लैंड के प्रभाव पड़ा भी। इसीलिए इंग्लैंड के व्यापारियों ने क्या कहा, भाई यूरोप के साथ जो व्यापार था उस पर तो प्रभाव पड़ा, लेकिन भारत और पूर्वी देशों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार जारी रहा। तो अन्य जो व्यक्ति यूरोप में थे, ब्रिटेन में थे, उन्होंने दबाव बनाया ब्रिटिश सरकार पर कि चूंकि हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है यूरोप के साथ में, तो हमें भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया जाए और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को, एक व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जाए। ठीक है, तो अब आप समझ चुके होंगे कि ये जो लेजर फेयर सिद्धांत था और महाद्वीपीय व्यवस्था, ये ऐसी परिस्थितियां थी ब्रिटेन में जिस कारण ब्रिटेन की जनता ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने का दबाव बनाया। ठीक है, तो इसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा चार्टर एक्ट में। फिर इंजीलवादी, एवेंजलिस्ट, ये कौन थे? ये ब्रिटेन में ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले लोग थे, अर्थात ब्रिटेन में ईसाई मिशनरीज थे, उनको कहा गया इवेंजलिस्ट। और इनका भी प्रभाव उस समय ब्रिटेन में बहुत अच्छा था और इन्होंने भी ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया कि उन्हें भारत आने की परमिशन दी जाए, ईसाई धर्म का प्रचार करने की परमिशन दी जाए। लेकिन अभी तक क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल इस पक्ष में नहीं थी कि कोई भी धर्म प्रचार से संबंधित काम भारत में हो, क्योंकि अभी साम्राज्य निर्माण हो ही रहा था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ऐसी स्थिति में अगर ईसाई धर्म के प्रचारक आकर के काम करने लगते तो भारतीय जनता में असंतोष हो सकता था, विद्रोह की स्थिति में उनके साम्राज्य को खतरा हो सकता था। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने रोक लगा रखी थी ईसाई प्रचारकों पर।
लेकिन 1813 तक ब्रिटेन में इन ईसाई प्रचारकों का अच्छा खासा प्रभाव हो चुका था और इन्होंने भी ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया कि हमें भारत जाने की परमिशन दी जाए और ईसाई धर्म का प्रचार करने की परमिशन दी जाए। ठीक है, तो अब हमने ये देखी परिस्थितियां। अब वास्तव में इसका चार्टर एक्ट में प्रभाव भी आप लोग देख सकते हैं। जैसे पहली मुद्दा यहां पे क्या उठा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को समाप्त किया जाए या उसको आगे जारी रखा जाए। तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा सरकार ने क्या निर्णय लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। तो पहली विशेषता इसकी क्या हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इसका मतलब कि प्रशासनिक काम अगले 20 वर्षों तक करते रहेंगे, अभी सरकार का कोई भी हस्तक्षेप उसमें नहीं होगा। ठीक, अब इस मुद्दे पर विचार करें, व्यापारिक एकाधिकार। तो 1813 के चार्टर एक्ट के साथ ये जो व्यापारिक एकाधिकार है इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। केवल चाय तथा चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। ठीक है, तो समझ में आया कि मुद्दा उठा था कि किया जाए कि ना किया जाए, तो समाप्त कर दिया गया। केवल चाय के साथ जो व्यापार होगा या जो चीन के साथ व्यापार चल रहा है वो एकाधिकार बना रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। अन्य मामलों में दूसरे इंग्लैंड के व्यापारी व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, अब इनका प्रभाव देख लेते हैं कैसे दिखाई देता है। इनका प्रभाव 1813 के चार्टर एक्ट में इस रूप में दिखाई देता है कि जो मिशनरियों को भारत आने तथा प्रचार करने की छूट दे दी गई। ठीक है, दूसरा, भारत में शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है भाई, ईसाई जो मिस्त्री हैं इनका मानना था कि शिक्षा के माध्यम से हम भारत में ईसाई धर्म का प्रचार ज्यादा से ज्यादा कर सकेंगे। साथ ही साथ ब्रिटेन में कुछ और भी लोग थे जिनका मानना था कि अगर भारत में आधुनिक मूल्यों को नहीं पहुंचाया गया तो वहाँ जो औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, वहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ थी, वहाँ पर बहुत अधिक मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा था, विनिर्माण का काम हो रहा था। अगर उसको कोई मार्केट नहीं मिलेगा तो फिर वो औद्योगिक क्रांति सक्सेस नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से एक प्रावधान आपका ये। ठीक है, तो आप प्रभाव समझ में आ रहा है, समाप्त किया जाए कि नहीं, तो क्या डिसीजन लिया गया? 20 वर्ष तक प्रशासनिक काम देखते रहेंगे। व्यापारिक एकाधिकार क्या किए जाए? समाप्त कर दिए गए, और लेकिन 2 चीजों में एकाधिकार अभी भी बना रहा। इसके अलावा ईसाई मिस्त्रियों को भारत आने की छूट दे दी गई, प्रचार करने की छूट दे दी गई, और शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का भी प्रावधान किया गया। और एक बात इससे किया गया, इसमें कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अकाउंट हैं भारत में, वो 2 प्रकार के हैं। एक है आपका राजस्व खाता, रेवेन्यू अकाउंट, और दूसरा है व्यापारिक खाता, ट्रेड अकाउंट। भाई, ट्रेड अकाउंट का मतलब कि जो ट्रेड से आय व्यय होगा उसका ब्यौरा रखा जाता था। साथ ही साथ जो रेवेन्यू भारत से मिल रहा है उसका ब्यौरा भी रखा जाता था। अभी तक क्या था
ये दोनों अकाउंट एक ही हुआ करते थे। 1813 के चार्टर एक्ट से ये दोनों अकाउंट एक दूसरे से अलग कर दिए गए। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं 1813 के चार्टर एक्ट की रही। अब हम 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में समझेंगे। और जैसे हमने समझा था 1813 के चार्टर एक्ट की पृष्ठभूमि के बारे में और प्रभाव के बारे में, उसी तरीके से 1833 के चार्टर एक्ट की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड और उसके प्रभाव के बारे में हम लोग जान लेते हैं। और आप देखेंगे जो मैं 3 बातें बताने जा रहा हूँ, पूरे चार्टर पर इन्हीं 3 बातों का प्रभाव आपको दिखाई देगा। ठीक है, सबसे पहले बात अगर हम लोग करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में प्रशासनिक अधिकार समाप्त किए जाएं या उन्हें आगे जारी रखा जाए, इस बात को लेकर के ब्रिटेन में समय डिबेट बहुत अधिक बढ़ चुकी थी। और ब्रिटिश संसद में भी कुछ लोग ये मानते थे कि अधिकार समाप्त किए जाए। ठीक, वहीं पर एक व्यक्ति था मैकाले उस समय बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सदस्य था और इसका मानना था कि अधिकार समाप्त नहीं किए जाएं, लेकिन कंपनी के आधार में परिवर्तन किया जाए। इसका मानना था कि जो अधिकार अभी समाप्त ना किए जाएं, जो कंपनी का आधार है अर्थात उसके जो कुछ स्ट्रक्चर है उसमें कुछ बेसिक परिवर्तन किए जाए। ठीक है, और संसद के जो अधिकांश सदस्य थे मैकाले से सहमत थे। अब अगर अधिकांश सदस्य मैकाले से सहमत होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि बात क्या होगी, अधिकारों को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो पहली बात आपको समझ में आ गई कि ब्रिटेन में क्या मुद्दा चल रहा था कि कंपनी के प्रशासनिक अधिकारों को आगे बढ़ाया जाए कि ना बढ़ाया जाए। ब्रिटिश संसद के कुछ सदस्य चाहते थे कि इनको समाप्त किया जाए, लेकिन अधिकांश सदस्य मैकाले की बात से सहमत थे कि अधिकारों को बढ़ाया जाए लेकिन आधार में परिवर्तन किया जाए। और उस समय मैकाले बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सदस्य हुआ करता था। ठीक, और अभी थोड़ी देर पहले हम लेजिस्लेचर के बारे में चर्चा कर चुके हैं और ये सिद्धांत आर्थिक मामलों में सरकार के किसी भी हस्तक्षेप को नकारता है। और इसी सिद्धांत का प्रभाव था कि ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति की बात की जा रही थी। एकाधिकार समाप्त किया जा चुका था लेकिन पूरा नहीं, लेकिन लेजिस्लेचर का प्रभाव इतना अधिक बढ़ चुका था कि वहां के लोगों ने सरकार के समक्ष ये बात रखी कि एकाधिकार पूरी तरीके से समाप्त होने चाहिए। तो ये किसकी बात, इसके प्रभाव का परिणाम क्या हुआ, एकाधिकार समाप्ति, और कौन से, व्यापारिक। ठीक है, तीसरी बात करें हम लोग उपयोगितावाद। तो उपयोगितावाद ये जो सिद्धांत है 1833 के चार्टर एक्ट में सर्वाधिक प्रभाव इसी का है।
आप देखेंगे जब मैं एक एक विशेषताएं बताऊंगा तो सर्वाधिक प्रभाव इसी का दिखाई देगा। अच्छा, इसका जो विकास है उपयोगितावाद 19वीं शताब्दी के शुरुआत में कुछ लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिनमें एक थे बेंथम के ही शिष्य थे जेम्स मिल, ये बेंथम के शिष्य थे। इसके अलावा ये इतिहासकार भी हैं। इसके अलावा ये इंडिया हाउस में उस समय ऊंचे पद पर थे। ठीक है। और इसके अलावा एक और व्यक्ति हैं जेएस मिल। ये भी कंपनी में पद पर था। ठीक। तो उपयोगितावाद के विकास में 19वीं शताब्दी के शुरुआत में इन तीन लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इसीलिए इनका प्रभाव भी देखने को मिलेगा चार्टर एक्ट 1833 में। ठीक है। अब हम लोगों को ये समझ लेना है कि ये जो चार्टर एक्ट जो उपयोगितावाद है ये है क्या, उपयोगितावाद है क्या, ये भी समझ लेते हैं। उपयोगितावाद ये सिद्धांत क्या मानता है कि कोई भी जो नियम कानून बनाया जाए या कोई भी काम हो तभी उपयोगी माना जा सकता है जब अधिकतम सुख संभव हो। तो कोई भी नियम या काम तभी उपयोगी माना जाएगा जब उससे अधिकतम सुख संभव हो। ठीक है। और यहां पे सुख की जो बात कही गई है, सुख वैयक्तिक नहीं, इंडिविजुअल नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए, सामाजिक। और ये बात क्या कहता है कि समाज में यदि सभी लोगों को सुख प्रदान करना संभव ना हो तो क्या करना चाहिए, हमारा मकसद क्या होना चाहिए, अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख। ठीक है। तो बात समझ में आ रही है। इसको मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं कि उपयोगितावादी सिद्धांत में यह माना जाता है कि कोई भी काम किया जाए या कोई भी नियम बनाया जाए वो तभी उपयोगी होगा जब उससे अधिकतम सुख संभव हो सके। और अधिकतम सुख केवल अगर कुछ लोगों तक सीमित है तो वो सही नहीं होगा। समाज में सभी लोगों तक वो सुख पहुंचे ये जरूरी है। फिर क्या कहता है कि अगर सभी लोगों तक सुख ना पहुंचाया जा सके किसी काम या नियम के द्वारा तो कोई भी काम या नियम का मकसद क्या होना चाहिए, अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख। ठीक है। तो ये तो मैंने आपको उपयोगितावादी सिद्धांत के बारे में थोड़ा बताया। अब इसने कौन कौन सी बातों की बात कही कि भाई अधिकतम सुख के लिए क्या जरूरी है, कुछ सिद्धांत भी इन्होंने बताया। इन्होंने बताया कि जब अच्छा कानून बनेगा, प्रभावी कानून बनेगा, तभी अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख दिया जा सकता है। तो इन्होंने विधि या लॉ के
निर्माण पर बल दिया, विधि या लॉ के निर्माण पर बल दिया। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कहा कि अगर संघीय प्रकार की सरकार होगी, फेडरल गवर्नमेंट होगी, तो वो मजबूत निर्णय नहीं ले पाएगी। इसीलिए सरकार कैसी होनी चाहिए? एकात्मक, यूनिटरी। तो इसका मतलब कि इन्होंने संघीय सरकार के स्थान पर, फेडरल गवर्नमेंट के स्थान पर, सरकार के स्थान पर एकात्मक तथा मजबूत सरकार पर बल दिया। ठीक है, तो ये उपयोगितावादी सिद्धांत है तो इसमें बहुत कुछ, लेकिन जो हमारे लिए जरूरी है वो मैंने आपको समझाया। और आप देखेंगे कि सबसे अधिक प्रभाव 1833 के चार्टर एक्ट में इसी पर दिखाई देने वाला है ना। अभी मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं, चाहे वो एक मजबूत सरकार के निर्माण की बात हो, चाहे वो कानून निर्माण से संबंधित मुद्दा हो, चाहे वो समाज कल्याण से संबंधित कोई भी मुद्दा हो। ठीक है, तो अब हम लोग 1833 के चार्टर एक्ट के एक एक प्रावधान को विस्तार से समझ लेते हैं। ठीक, अब हम एक एक करके 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करें जो अधिकार थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको क्या किया गया? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, यानी कि किसके प्रभाव को स्वीकार किया गया? मैकाले ने बोला था बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ इसमें क्या कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी केवल ट्रस्टी के रूप में काम करेगा सम्राट के। इसका मतलब जो साम्राज्य होगा भारत का, शासन ईस्ट इंडिया कंपनी चलाएगी, लेकिन ट्रस्टी के रूप में चलाएगी, वास्तव में मालिक सम्राट ही होंगे। ठीक है, तो पहला मुद्दा अधिकारों को लेकर के था, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा मुद्दा हम देखते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें क्या परिवर्तन किया गया? ब्रिटिश सरकार के लगभग जितने सभी प्रमुख मंत्री थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य बना दिए गए। 6 लोग होते थे, बताया था हमने आपको, लेकिन अब क्या किया गया कि ब्रिटिश सरकार के जितने भी प्रमुख मंत्री थे वो सारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर होंगे। ठीक है, तीसरा परिवर्तन क्या किया गया 1833 के चार्टर एक्ट से? इसका जो व्यापारिक एकाधिकार है, व्यापारिक एकाधिकार क्या हुआ? पूर्णतः समाप्त। मैंने आपको बताया था 1813 के चार्टर एक्ट से व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था, लेकिन चाय और चीन के साथ एकाधिकार बना हुआ था, अब वो अधिकार भी समाप्त। तो इसका मतलब आपसे पूछा जाए व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त हुआ था, तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, और पूर्णतः कब समाप्त हुआ था, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक, चौथी बात यहां पर हम देखें, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, विधायिका लेजिस्लेचर तथा वित्तीय फाइनेंशियल शक्तियों का केंद्रीकरण किया गया। 1833 का चार्टर एक्ट केंद्रीकरण के लिए, मैंने अभी बताया था कि उपयोगितावादियों का मानना क्या था
कि एक मजबूत सरकार होनी चाहिए तो शक्तियों का केंद्रीकरण होना जरूरी है। तो कार्यपालिका शक्तियों का, विधायिका शक्तियों का और वित्तीय शक्तियों का केंद्रीकरण किया गया। विधायिका या विधायी शक्तियों की बात करें तो कानून बनाने से संबंधित शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियों की बात करें तो जो कानून बने हैं उनके हिसाब से प्रशासन चलाने की शक्तियां, ठीक है। और वित्तीय शक्तियां तो राजस्व संबंधी शक्तियों से संबंधित। तो हम एक एक करके समझेंगे कि कार्यपालिका शक्तियों का कैसे केंद्रीकरण हुआ, विधायिका शक्तियों का कैसे हुआ, फिर इसके बाद वित्तीय शक्तियों का केंद्रीकरण कैसे हुआ, ठीक है। देखते हैं एक एक करके इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं कार्यपालिका शक्तियों का केंद्रीकरण, ठीक है। तो इसमें जो पहली बात होगी, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल, इसको क्या किया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है। तो यहाँ गवर्नर जनरल से संबंधित थोड़ी बातों को स्पष्ट रखिएगा। बंगाल का पहला गवर्नर पूछा जाएगा तो लॉर्ड क्लाइव होगा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो वॉरेन हेस्टिंग्स होगा। और भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा, ठीक है। तो पहला परिवर्तन समझ में है, बंगाल के गवर्नर जनरल को नाम दिया गया भारत का गवर्नर जनरल, और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। और देखिए क्या कहा गया, ये जो गवर्नर जनरल होगा सब परिषद, मैंने इसका मतलब बताया था कि गवर्नर जनरल अपनी परिषद सहित ये प्रशासनिक मामलों में पूरे भारत के लिए उत्तरदायी होंगे, पूरे भारत के लिए उत्तरदायी होंगे। बंबई तथा मद्रास इसके अधीन काम करेंगे, ठीक है। तो अब प्रशासनिक, पहले क्या था, प्रशासनिक मामलों में बंगाल का गवर्नर जनरल बंगाल तक सीमित था, भारत मद्रास और जो बंबई के गवर्नर थे वो अपने यहाँ के प्रशासनिक मामलों को देखते थे। लेकिन अब पूरे भारत का प्रशासन, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना करके उसको सौंप दिया गया, और वो काम उसे अपनी परिषद या काउंसिल की सहायता से करना था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग, अगर हम बात करें कि जो कार्यपालिका बनी उस समय, एग्जीक्यूटिव बनी, कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव, उसमें कौन कौन लोग होंगे, गवर्नर जनरल होंगे प्लस 3 सदस्य होंगे, कौन, कार्यकारिणी परिषद के, ठीक है, जिनको कहा गया है ऑर्डिनरी मेंबर, ठीक है, प्लस 1 सदस्य कौन होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर। और ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर होता था ये कौन होता था, कमांडर इन चीफ अर्थात मुख्य सेनापति, ठीक है। तो अब आपको भारत में जो कार्यपालिका बनी उसका मतलब स्पष्ट हो गया कि भारत की कार्यपालिका में कौन कौन होंगे, गवर्नर जनरल
उसकी परिषद के 3 सदस्य अर्थात ऑर्डिनरी मेंबर और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर कमांडर इन चीफ। इन लोगों को सारे प्रशासनिक काम देखने होते थे। तो मैंने क्या यहाँ पे लिखा है, कार्यपालिका शक्तियों का केंद्रीकरण अर्थात प्रशासनिक जो शक्तियां हैं उनका केंद्रीकरण। अब केंद्रीकरण का मतलब ये लोग पूरे देश के प्रशासन को देखेंगे। पहले ऐसा नहीं था, बंबई और मद्रास के गवर्नर अलग देखते थे। ठीक है, तो ये पॉइंट ये समझ में आया। अब इसके बाद दूसरी बात, विधायी शक्तियों का केंद्रीकरण देख लेते हैं। अच्छा, यहां ये भी समझ लीजिए कि विधायी शक्तियों का केंद्रीकरण क्यों जरूरी था। विधायी शक्तियों का केंद्रीकरण, विधायी शक्ति लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्तियों का केंद्रीकरण। ठीक है, देखिए उस समय भारत की बात करें तो भारत में एक कानून नहीं प्रचलित था, बहुत सारे अलग अलग कानून प्रचलित थे। अलग अलग क्षेत्रों में प्रॉब्लम क्या थी, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कानून है ना। जैसे कौन कौन से कानून भारत में प्रचलित थे, जो चार्टर एक्ट पास होता था ब्रिटिश संसद में वो, दूसरा गवर्नर जनरल जो रेगुलेशन जारी करता था वो, तीसरा सुप्रीम कोर्ट जो आदेश जारी करते थे वो, इसके अलावा जो प्रेसिडेंसी थी उनके द्वारा बनाए गए कानून। तो इस तरीके से अलग अलग कानून प्रचलित थे। इससे दिक्कत क्या आती थी कि, और कानून दो तरीके से होते हैं, एक होते हैं आपके जो सिविल मामलों में और दूसरे होते हैं क्रिमिनल में। सिविल का मतलब होता है दीवानी और क्रिमिनल का मतलब दांडिक या फौजदारी। तो फौजदारी मामलों में, दांडिक मामलों में अगर कानून अलग अलग होंगे तो समस्या बहुत ज्यादा होगी। जैसे कोई एक अपराध है और एक अपराध के लिए भारत के किसी हिस्से में कुछ और दंड है और भारत के दूसरे हिस्से में कुछ और दंड है। भारत के किसी हिस्से में एक अपराध, कोई काम है जो अपराध नहीं माना जाता है, किसी दूसरे हिस्से में माना जाता है। और कंपनी लगभग भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर अपने शासन को चलाती थी और इस तरीके के कानूनों को के होने से कंपनी के सामने बहुत बड़ी समस्याएं थी। इसलिए विधायी शक्तियों का केंद्रीकरण करना बहुत ही जरूरी था यहाँ पर। अब विधायी शक्तियों के केंद्रीकरण के लिए क्या किया गया, इसमें तो विधि सदस्य, किसमें, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में विधि सदस्य बनाया गया चौथे सदस्य के रूप में। 3 हुआ करते थे, चौथे सदस्य के रूप में। ठीक है, और ये जो विधि सदस्य था ये परिषद की बैठकों में तभी भाग ले सकता था जब कानून बनाने संबंधित काम, यानी जब विधायी काम होगा तब। अभी मैंने बताया था कि कार्यपालिका से संबंधित कामों में कोई भी बैठक होगी उसमें विधि सदस्य को भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। केवल जब कानून बनाने से संबंधित कोई काम होगा तभी विधि सदस्य उस बैठक में भाग ले सकते हैं। ठीक है, और इस पद पर जो पहला व्यक्ति था जिसे नियुक्त किया गया वो मैकाले था। ठीक, तो ये एक परिवर्तन किया गया। दूसरी बात, इसमें क्या कहा गया कि जो गवर्नर जनरल सपरिषद होगा वो पूरे भारत के लिए कानून बनाएगा।
पूरे भारत के लिए कानून बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, बंगाल, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी के कानून बनाने के अधिकार समाप्त कर दिए गए। ठीक है, तो 1833 के चार्टर एक्ट से विधि सदस्य के रूप में चौथे व्यक्ति को कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया। उसे कहा गया कि आप कार्यकारिणी परिषद की हर एक बैठक में भाग नहीं लेंगे, जब कानून बनाने से संबंधित मुद्दा होगा तभी भाग लेंगे, और इस पद पर मैकाले को नियुक्त किया गया। दूसरी बात, अब क्या कहा गया कि गवर्नर जनरल पूरे भारत के लिए, पहले क्या था कि गवर्नर जनरल जो कानून बनाता था वो बंगाल क्षेत्र के लिए, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी के कानून बनाने के अधिकार अलग हुआ करते थे। लेकिन अब क्या कहा गया कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद पूरे भारत के लिए कानून बनाएगी, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के कानून बनाने के अधिकार समाप्त। तो मैंने क्या कहा, कानून बनाने का क्या किया गया, केंद्रीकरण, विधायी शक्तियों का केंद्रीकरण। पहले बंबई, मद्रास और बंगाल अलग अलग बनाते थे, लेकिन अब क्या है, जो गवर्नर जनरल होगा सपरिषद, वो पूरे भारत के लिए कानून बनाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से अगर हम बात करें कि जो विधायिका बनी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो विधायिका बनी, लेजिस्लेचर जो बना, उसमें कौन कौन लोग होंगे, विधायिका में तो गवर्नर जनरल हो गए, प्लस कार्यकारिणी परिषद के 3 सदस्य हो गए, जिनको अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, ऑर्डिनरी मेंबर, प्लस एक इसमें होगा विधि सदस्य, अभी थोड़ी देर पहले बताया, लॉ मेंबर, विधि सदस्य, लॉ मेंबर, और प्लस एक कौन सा होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर मैंने आपको बताया था कौन होता था, मुख्य सेनापति। तो इस तरीके से विधायिका का निर्माण हुआ। तो मैंने आपको बताया भी थोड़ी देर पहले, कार्यपालिका में कौन लोग होंगे, अब विधायिका भी आपको समझ में आ गया। विधायिका में आपने देखा था, कार्यपालिका में आपने देखा था, ये जो विधि सदस्य है ये नहीं होता था, इसको हटा दे तो यही क्या बन जाती थी, कार्यपालिका, और अगर विधि सदस्य को जोड़ दे तो यही क्या बन जाती थी, विधायिका, और इन्हीं को पूरे भारत के लिए कानून बनाना था। तो इस तरीके से विधायी शक्तियों का भी केंद्रीकरण कर दिया गया। ठीक है, ये दूसरा मुद्दा। तीसरा, वित्तीय शक्तियों का केंद्रीकरण। वित्तीय शक्तियों का केंद्रीकरण कैसे किया गया, देखिए होता ये था कि उस समय चार क्षेत्र थे जहां से ये शासन चलता था। एक आपका बंगाल, और बंगाल की जो ट्रेजरी होती थी, जो कोष होता था, उसका अलग होता था। बंबई, इसका जो कोष होगा वो अलग होगा। मद्रास, इसका जो कोष होगा वो अलग होगा। और एक आगरा, इसका जो कोष था या ट्रेजरी थी वो अलग। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब कि ये अलग अलग जितने भी थे सब टैक्स लगाते थे और इनके अपने खुद के फंड हुआ करते थे। ठीक, अब क्या किया गया, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये जितने भी फंड थे या जितनी भी ट्रेजरी थी, कोष थे, उन सबको समाप्त कर दिया गया और एक केंद्रीय कोष स्थापित किया गया। और ये केंद्रीय कोष किसके नियंत्रण में रखा गया, सपरिषद गवर्नर जनरल के नियंत्रण में। ठीक है, तो इसका मतलब कि अब लगभग जितने टैक्सेस लगाएंगे सपरिषद गवर्नर जनरल लगाएगा
और जितने भी टैक्स वसूल किए जाएंगे उसी के द्वारा, और ये ट्रेजरी उसी के अंडर में काम करेंगी। तो पहले भारत में वित्तीय शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं था, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा वित्तीय शक्तियों का भी केंद्रीकरण कर दिया गया। ठीक है, तो केंद्रीकरण के नजरिए से अगर हम लोग बात करें तो 1833 का चार्टर एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया कि कार्यपालिका शक्तियों का केंद्रीकरण, विधायिका शक्तियों का केंद्रीकरण और आपका वित्तीय शक्तियों का केंद्रीकरण। ठीक, अब इसमें कुछ और बातें हैं, उनको भी देख लेते हैं इस एक्ट में, फिर आज की ये क्लास खत्म करते हैं। और इसमें अगली जो एक विशेषता है इस अधिनियम की, वो है धारा 87। 1833 के चार्टर्ड एक्ट की धारा 87, और ये सबसे महत्वपूर्ण धारा मानी जाती है, सबसे महत्वपूर्ण धारा है ये। ठीक है, और इसमें था क्या, इसमें क्या कहा गया, धर्म, मूलवंश, वर्ग आदि आधारों पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपने जो प्रशासनिक नियुक्तियां हैं उनमें कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन यहां बता दिया जाए कि पहले जो प्रशासनिक पोस्ट होती थी ऊंची, उन सारी पोस्ट पर नियुक्त होते थे जो शासक वर्ग से आते थे। आम वर्ग या गरीब व्यक्ति चाहे जितना योग्य हो वो नियुक्ति नहीं पा सकता था। तो इस तरीके से ये जो 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 है, इसमें प्रावधान कर दिया गया कि अब कोई भी व्यक्ति जो योग्य होगा उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन पदों पर नियुक्त किया जाएगा। इन सारे आधारों पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना, ये जो धारा 87 है ये योग्यताएं नहीं निर्धारित करती है, ये अयोग्यताएं हटाती है। पहले आम वर्ग या गरीब वर्ग अयोग्य हो जाता था, क्योंकि आम वर्ग या गरीब वर्ग से संबंधित है, शासक वर्ग से संबंधित नहीं है, इसलिए अयोग्यताएं हटाना इसका मकसद। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम था और अच्छा कदम था, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर अगर हम लोग बात करें तो ये धारा बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं रही। ऊंचे पदों पर कंपनी या ऊंचे पदों पर जो यूरोपीय व्यक्ति हैं वही नियुक्त किए जाते रहे। ठीक है, 1857 का जो चार्टर एक्ट हुआ था उसमें सर सैयद अहमद खान सदर अमीन के पद पर थे, और उस समय तक सदर अमीन वो प्रशासनिक पद था जिस पद पर कोई भारतीय पहुंच सकता था, वो सबसे ऊंचा पद था, उससे ऊंचे पद पर नहीं पहुंच सकते। तो सैद्धांतिक रूप में कहा जाए कि ये धारा एक बहुत अच्छा कदम था, लेकिन व्यवहारिक रूप में ये धारा बहुत अधिक सक्सेस नहीं हो पाई, क्योंकि भारतीय ऊंचे पदों पर पहुंचने से हमेशा वंचित रहे। ठीक है, इसके बाद एक और बात यहां पे हम लोग करें, इसी एक्ट के द्वारा एक विधि आयोग बनाया गया, लॉ कमीशन बनाया गया, विधि आयोग लॉ कमीशन बनाने का प्रावधान किया गया। और ये जो विधि आयोग बनाया गया था इसका काम क्या था, कानूनों को संहिताबद्ध करना, कोडिफाइड करना, कानूनों को संहिताबद्ध करना, कोडिफाइड करना। इसका मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कानून, एक कानून था ही नहीं। तो कानूनों को संहिताबद्ध करने का मतलब कि ऐसे कानून का निर्माण किया जाए जो संपूर्ण देश के लिए एक हो। और इस आयोग को ये काम सौंपा गया, और इस आयोग में जो अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए थे वो लॉर्ड मैकाले के प्रथम अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए थे। ठीक है, इसके अलावा इसकी एक अंतिम बात और बता दें, दास प्रथा। ठीक है, दास प्रथा
और इसमें क्या कहा गया कि दासों की स्थिति को सुधारा जाए और धीरे धीरे आगे चल करके दास प्रथा को समाप्त किया जाए। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि उपयोगितावादी विचारधारा का प्रभाव, तो आपने देखा प्रशासनिक शक्तियों का केंद्रीकरण, विधायी शक्तियों का केंद्रीकरण, वित्तीय शक्तियों का केंद्रीकरण, विधि आयोग, इसके अलावा दास प्रथा, ये सारे के सारे प्रभाव किसके हैं? उपयोगितावादी विचारधारा के ही प्रभाव 1833 के चार्टर एक्ट में हमें देखने को मिले। और 1833 का चार्टर एक्ट केंद्रीकरण के नजरिए से भी एक बोचिन्ह माना जाता है। जबरदस्त प्रशासन का इसमें केंद्रीकरण किया गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, और आगे हम लोग 1853 का चार्टर एक्ट, फिर 1858 का अधिनियम और 1861 का अधिनियम अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में जानेंगे।